कमल जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? कमल जी, हाँ सर। हमारी आवाज ऑन करना। हाँ सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो कमल जी, आप इंट्रो शुरू करिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमल मंडा, टीरो नागौर राजस्थान से हूँ। सिरिसा केल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हाँ, भावनगर, कमल जी शुरू करिए। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर में डीएड स्पेशल एजुकेशन HI 2016-18 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं सिरिसा केल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर संतोष यादव सर की तरफ से प्रोफेसर पंकज कुमार शाह का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मुझे प्रोफेसर पंकज सर का परिचय देने के लिए चुना, इसके लिए मैं डॉक्टर संतोष जी यादव सर व केएल इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत आभार रहूंगा। सर, आपकी अनुमति हो तो मैं आपका परिचय प्रस्तुत करूँ? हेलो। Dr. Pankaj Kumar is presently servicing at National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disability under DEPWD, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, as Assistant Professor and in charge of Center for Low Vision. He had been in charge of the National Accessible Library Extension Servicing Media Production Unit of the Institute. Before joining NIPVED, he was associated with World Bank project on enhancing teacher effectiveness. He did his PhD and MAd special from Banaras Hindu University, Varanasi. He did his schooling from Dhanbad, Jharkhand, then Bihar, and 4-year integrated BA B.Ed VI program from NIVH in 2006. He has contributed several papers and journals, chapter for books and unit of SLM of different universities, organizations, including UOU, UPRTOU, NSOU, NIOS, SCERT. He has also been an expert program member of the Rehabilitation Council of India. Pandemic, he led development of several awareness material into associable format. One of video developed by his unit was even shared by Honorable Prime Minister through this Twitter handle. सर मैं पुनः इस CRE प्रोग्राम में डॉक्टर संतोष यादव सर व केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप अपने ज्ञान की इस अविरल धारा व अनमोल शब्दों को हमारे बीच प्रस्तुत करें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। सर, मैं अब आपको माइक हैंड ओवर करता हूं। सर, पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नाउ ओवर टू यू सर, पंकज सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूं, सभी लोग को कांग्रेचुलेट करता हूं कि इंस्टीट्यूट ने एक अच्छे विषय पे एक CRE प्रोग्राम किया है। मैं सभी जो आयोजक हैं, संतोष साहब, सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं। और मैं सीधे अब अपने प्रेजेंटेशन की ओर आना चाहता हूं और मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। सिर्फ आप मुझे बताएंगे कि ये विजिबल है या नहीं। जी सर, विजिबल है। सर, मैं एक मिनट लेना चाहूंगा सर। बताएं सर। हाँ, सर, मैंने थोड़ा सा अपने संस्था के बारे में परिचय देना चाहूंगा। हमारी संस्था सर हियरिंग इम्पेयरमेंट फील्ड में काम करती है और संस्था एक PNR सोसाइटी, उस PNR सोसाइटी के तहत हमारे पास 4 संस्था है। विजुअली इम्पेयरमेंट में हमारा स्कूल है और ट्रेनिंग कॉलेज है। जिस संस्था में हम हैं, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का संस्था, यहाँ पे लगभग 450 बच्चे पढ़ते हैं और अर्ली इंटरमीडिएट से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। और साथ में यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज है, BEd और D.Ed कोर्स यहाँ पे चलता है। और इसके अलावा PNR सोसाइटी से ही तहत CP स्कूल है, वेल मेंटेन्ड और एक्सेसिबल बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के साथ में हमारा CP स्कूल है, उसमें ऑटिस्टिक बच्चे भी पढ़ते हैं।
हमारा खुद का हाईटेक इंक्लूसिव स्कूल है और वह भी वेल डेवलप्ड है। लगभग उसमें 70 दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चों के साथ में लगभग 350 बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ में बच्चे पढ़ते हैं। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारा एक मॉडल स्कूल है और वो मॉडल स्कूल में लगभग 110 बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं। और फुल मॉडल स्कूल की तरह हमारा ये संस्था जो है यहाँ भावनगर में कार्य कर रहा है। तो ऐसे संस्था से हम जहाँ पे हैं उसमें यह डेफ बच्चों का काम होता है और मैं ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ। हम अपने आप को और अपने पूरे पीएनआर सोसाइटी की तरफ से ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि विजुअल डिसेबिलिटी से यहाँ से एनआई पीवीडी से आप जैसे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अपना मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। सर हमारे साथ में लगभग 200 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और अलग अलग दिशाओं से हैं, हिंदी इंग्लिश और साथ में अलग अलग मोड में है। तो आप अपना बाइलिंगुअल मोड में अगर अपना प्रेजेंटेशन करेंगे तो अच्छा होगा। साथ में हमारे साथ में 80 स्टूडेंट्स यूट्यूब पे आपको कंटिन्यूअस देख रहे हैं। तो लगभग 300 लोग आपको कंटिन्यूअस वॉच कर रहे हैं। तो ये बस आपको बताना था कि आपको कितने लोग जो है वो देख रहे हैं और आपका ज्ञान जो है वो लेने के लिए कितने लोग जो है वो लालायित है। सर अब मैं यहाँ से अपनी बात को समाप्त करते हुए आपकी तरफ माइक जो है वो हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे पीएनआर सोसाइटी से सभी लोग देश में अवगत हैं और बहुत ही हर्ष का विषय होता है। मैं कई बार उनसे जुड़े लोगों से मिला हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के आप लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं। तो मैं पुनः आपके सभी कार्यक्रमों के लिए आप सभी लोगों को बहुत बधाई भी देना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं अब उस ओर बढ़ता हूं जिसके लिए आपने मुझे एक छोटा सा कार्य दिया है कि मैं आप सभी लोगों से इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग सीआरई प्रतिभागी हैं उनसे बात करें कि क्या है स्कूल बेस्ड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। उससे ज्यादा पहले जरूरी है कि आप लोगों ने इकोसिस्टम की बात की है और बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम को समझना। और बहुत पहले से ही हमारे देश में इकोसिस्टम बड़ा ही इकोसिस्टम के मॉडल पे ही हमारे गांव थे, शहर थे, हर एक जगह का अपना एक इकोसिस्टम था और सिर्फ आपस में डिपेंडेंट भी था। इसी तरह से स्कूल भी एक अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। किसी का माइक अनम्यूट है, उसका थोड़ा म्यूट करवा देंगे प्लीज। हाँ जी, हमारे सर वॉलंटियर्स लगे हुए, म्यूट कर देंगे। हाँ, तो जो स्कूल है इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम जैसे तालाब एक इकोसिस्टम है, वहां की पत्तियां वो मतलब एक अपने आप में वो परितंत्र बनी हुई है, अपना एक तंत्र है जहां पर लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और पूरा एक प्रक्रिया चल रही होती है। स्कूल भी कुछ इस प्रकार की प्रणाली है। स्कूल इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इकोसिस्टम वेयर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स और जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं सब मिलकर के एक पूरा एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की गुंजाइश बनी रहे ताकि बेहतर से बेहतर काम हो सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें आज सीसीई के रूप में बहुत पॉपुलर है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है और स्कूल बेस्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इस पे मुझे चर्चा करने के लिए निर्देशित किया गया है, उसके लिए पुनः धन्यवाद। तो सबसे पहले अगर मेरा सवाल यही है कि सीसीई क्यों, जो हम बात करने जा रहे हैं सीसीई पे, तो सीसीई क्यों चाहिए, क्यों है, क्यों का जवाब बहुत जरूरी होता है तब हम चीजों को आसानी से समझ पाने में, कंसीव कर पाने में सक्षम होते हैं। तो क्यों अगर आप देखें तो जो हमारा आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट का सेक्शन 29(2) में बात ही यही कही गई है कि हमें बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करनी। अब ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करनी, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो पोटेंशियलिटीज हैं, उनके जो टैलेंट हैं या उनका जो भी कॉम्प्रिहेंसिव आप फिजिकल और मेंटल उनकी क्षमता का वर्धन करना होगा और उनको सिखाना है बहुत सारी चीज। इसलिए जरूरी है
कि जो स्कूल का वातावरण है, स्कूल का इकोसिस्टम है, वो फियरलेस हो, एंजाइटी फ्री हो, ट्रॉमा नहीं हो वहां पर, और वहां पर सीसीई का यूज किया जाए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। आप देखेंगे कि आरटी एक्ट के आने के बाद ही सीसी बहुत प्रभावी रूप से हर जगह लागू हुआ, वरना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कहीं कहीं की गई, लेकिन जो इसको एक बल मिला strongly रूप में the CC has been established in the school system after implementation of the RTE Act, the Right to Education Act 2009। अब 2009 के एक्ट में उस बात को स्वीकारा गया कि हम बच्चे को सिर्फ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कह करके केवल उसे मैथ साइंस के यही ज्ञान देंगे तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत सारी चीजों को देखना होगा कि उनके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मोरल सभी पक्षों का देखा जाए, यानी कि वो पक्ष कॉग्निटिव वाले हों या अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन के हों, उन सभी को देखना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम जो असेसमेंट, जो परीक्षा की प्रणाली है या मापने की प्रणाली है या जानने की प्रणाली है, उसे अलग रूप से देखे जाने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से जो सीसीई है वो एक आरटी के आने के बाद एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के रूप में एस्टैब्लिश हो गई एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन में ही बात स्ट्रांगली उसमें एडवोकेट किया गया। इसलिए जब हम बात करते हैं सीसी की, या किसी का माइक अनम्यूट है और वो थोड़ा आवाज आ रही है, प्लीज तो देखेंगे सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। किसी न किसी सिस्टम का माइक अनम्यूट है, आवाज आती। तो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के रूप में ये बन गया, यानी कि सीसी को ही देखा जाने लगा कि सीसी में ही पोटेंशियल है कि ये आरटी एक्ट में जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं उस बदलाव को हम ला सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो सीसी क्यों है, तो सीसी क्यों का एक सीधा जवाब हो सकता है कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आरटीई का है। तो एक ये छोटी सी समझ हम लोगों को है कि क्यों की बात तो अब हम करेंगे नहीं, क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसे लीगल ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, ये हमारा है, हमें करना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। तो आज अभी हम लोग जो जो कुछ करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा एक ब्रीफ हो ताकि लास्ट में भी हम लोग इस स्लाइड को देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग बातचीत के जरिए we can make a comprehension of what is the connection between learning and assessment। जो इवैल्यूएशन असेसमेंट की बात कर रहे हैं उसका लर्निंग से क्या कनेक्शन है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे सीसी क्या है, क्योंकि सीसी मूल्यांकन और असेसमेंट की बात कर रहा है, तो लर्निंग से इसका क्या जरूरत, क्या संबंध है, इसको कनेक्ट करेंगे। फिर स्कोप ऑफ स्कूल बेस्ड सीसी की बात करेंगे, और स्कोप ऑफ सीसी के अंतर्गत स्कॉलास्टिक और स्कॉलास्टिक एरिया जो असेसमेंट के हैं उनको थोड़ा देखेंगे। और अंत में लर्निंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के संदर्भ में किस प्रकार से क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, उन कंसर्न्स को भी थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो ये कुल 4 तथ्यों पर आधारित हमारा अभी हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो रहेगा। तो सबसे पहला जो है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड असेसमेंट, क्या संबंध है जो अधिगम है और जो मूल्यांकन है, या जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने और आकलन में क्या संबंध है, ये जानना बहुत जरूरी है। वरना हम क्यों बात करते हैं सीखने के समय, कई सारे बिंदु हैं जिसे हमें जानने की जरूरत है। ये ज्यादा इंटर कर रहा है इसलिए मैंने इसे साइड कर दिया, इसे भी साइड कर दिया। तो जो फर्स्ट लर्निंग के बारे में कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं यहाँ बारी बारी से रखना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मेरा स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रहा है ना? कोई एक बता दें प्लीज, चैट में ही बता दें। जी सर। थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले कि बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज हैं, आप लोग सब लोग जो
अगर स्पेशल एजुकेटर होंगे मोस्टली, या साइकोलॉजिस्ट होंगे, या जो भी प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें एक नई जो सेट ऑफ थ्योरीज हैं लर्निंग की, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट सेट ऑफ थ्योरीज कहते हैं, तो जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसमें किसी का म्यूट अनम्यूट रहता है हमेशा, कोई कुछ कुछ आवाज आते हैं, आ रही है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, ये कहती है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट हिज हर ओन अंडरस्टैंडिंग। प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक बच्चा है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यानी कि जो भी हमें अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग हमारी अपनी है। तो इससे एक बहुत पहले के मिथक थे कि टीचर ही नॉलेज को ट्रांसफर करता है। इस तरह के सोच में हम लोग के, या लर्निंग स्टाइल में, या पढ़ने सिखाने की जो थ्योरीज हैं, इनमें बदलाव आया। आज की जो नई अभी तक की जो सबसे मान्यताएं हैं, और जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज के जो अप्रोच हैं, वह इस बात को बल देती है, वो ये साबित करती है कि सभी बच्चे, यानी ईच एंड एवरी वन कंस्ट्रक्ट हिज हर ओन नॉलेज। The next, which is more important for constructing knowledge, if someone or if everyone is constructing his her own knowledge, which is facilitating agency, तो सभी लोग अपने नॉलेज का निर्माण कैसे कर पाते हैं? जब वो वातावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो यानी कि इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लर्निंग। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर है तो वो है इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। इसीलिए आज के संदर्भ में अगर हम कहते हैं बच्चों के लिए, या किसी भी बच्चे के लिए, या स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी के लिए, तो इन्वायरमेंट इज मोस्ट क्रूशियल। और हम हमेशा इसलिए वातावरण निर्माण पे बात करते हैं कि हम कैसे विद्यालय का वातावरण इस प्रकार बनाएं, कक्षा का वातावरण ऐसा बनाएं कि बच्चे उससे इंटरेक्ट करके सीख पाए। टीचर भी उसका एक पार्ट है। Teacher is part of environment to be created at school or classroom. Next बात को हमें समझना होगा कि learning is not a linear process. Linear process नहीं है। यानी कि हम जैसे मान लीजिए कि linear process मतलब कि हम आगे गए तो हम पीछे नहीं लौटेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम सीखते इसी रूप से हैं कि जब हम पिछले कुछ याद की गए बातों को रिविजिट करते हैं, तो हमारा नॉलेज कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेंथन होता है। यानी हम जो पिछली बातों को दोहराते हैं, समझते हैं, उसको पुनः समझने का प्रयास करते हैं, तो रिहर्सल करते हैं, तो ये हमारे लर्निंग को स्ट्रेंथन करता है। तो ये लर्निंग को स्ट्रेंथन करने का पार्ट है। इसलिए लर्निंग इज नॉट ए लीनियर प्रोसेस। हमें पीछे भी जाने की जरूरत है और आगे भी जाने की जरूरत है। तो नेक्स्ट की जो बच्चे हैं सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीखते हैं। यही जो एनसीएफ जो 2005 अभी तक नया एनसीएफ तो बन रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एनसीएफ भी हमारे पास है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2006 में जो आया, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है, द फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द एनसीएफ क्लियरली इंडिकेट्स दैट जो बच्चों का जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, वो विद्यालय के बाहर के ज्ञान से जोड़ी जानी चाहिए। तो ये तय है कि बच्चे केवल स्कूलों में नहीं सीखते। बच्चे जब 5 साल की उम्र में क्लास 1 में जाते हैं, तब उसके पास करीब 4000 वर्ड का वोकेबुलरी होता है। 4000 वर्ड्स वोकेबुलरी एट द एज ऑफ 5 इयर्स। कोई कुछ कह रहे हैं? सो एट द एज ऑफ 5 इयर्स 5000 वर्ड्स का वोकेबुलरी होता है। यानी कि जब 5 साल का बच्चा होता है, जब स्कूल पहली क्लास में यूजुअली जाता है, अब हमारे नए एनईपी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अभी तो मुझे मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है। आप एकदम कंटिन्यू रखिए सर, हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। एक्चुअली इतना सारा बड़ा मतलब 250 लोग करीब है। सही बात है, वो चैलेंजिंग रहता है, मगर फिर भी कुछ कुछ आवाज आती है तो मुझे लगा कहीं कुछ ये ना हो रहा। एकदम सही है। तो ज्ञान का निर्माण बाहर भी कर सकते हैं, उसे क्लासरूम से जोड़े जाने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। और जब हम लर्निंग की बात करते हैं और हॉलिस्टिक मैनर में बात करते हैं,
तो हमें बाउंड्रीज में रह के नहीं, बाउंड्री से बियॉन्ड सोचना होगा। जैसे आप देखिए, अब बीएड में भी बहुत सारे पेपर इस तरह के आए हैं, रिफ्लेक्टिंग विद द टेक्स्ट। आप देखेंगे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी वो टेक्स्ट है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, आईसीटी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये सब चीजें यही है कि आप एक तरह से बांध करके सोच करके लर्निंग का विकास नहीं कर सकते हैं, चीजों को एक तरह से नहीं समझ सकते हैं। जो H2O हम में पढ़ रहा होता है, वही कहीं प्यास बुझा रहा होता है। तो इन सब के कनेक्शंस को स्टैब्लिश करने की और समझने की बच्चों को जरूरत होगी। तो हम बाउंड्री में बांध बांध करके नहीं दे सकते कि पानी जो भूगोल वाला पानी है अलग है, केमिस्ट्री वाला पानी अलग है। इस बाउंड्रीज को तोड़ने की भी जरूरत होगी। और इसी तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग से, यानी टीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। तो लर्निंग ज्यादा जरूरत है। हाँ, टीचर का इंपॉर्टेंस यही है कि वो इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करता है, कितना अच्छी तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। यानी कि ये कुल मिलाकर के कुछ नई लर्निंग की जो मान्यताएं हैं कुछ ये हैं। और अगर आप इसके आधार पर हम अगर असेसमेंट से जोड़ करके देखना चाहें या इवेल्युएशन से जोड़ करके देखना चाहें, मूल्यांकन की बात जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, अब मूल्यांकन में हम उलझेंगे कम। तो जो लर्निंग वर्सेस असेसमेंट की अगर हम देखें, तो लर्निंग असेसमेंट जो है आपस में एक दूसरे से इंटरवाइंडेड है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और ये कभी भी अलग नहीं किए जा सकते हैं, आइसोलेशन में नहीं, अलग से नहीं देख सकते। तो ये इंटरवाइंडेड है। तो ये जो लर्निंग और असेसमेंट है एक दूसरे के इंटीग्रेटेड पार्ट है। आप इसको अलग नहीं कर सकते फिर भी। लेकिन देखिए, तो असेसमेंट के कई सारे पर्पस हैं और कई सारे प्रोसीजर अगर देखें तो उसके भाई बहुत सारे प्रोसीजर बनकर हमारे सामने आते हैं। असेसमेंट जो है वो बेहतर रूप से समझने के लिए हमें समझना होगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। जब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, यानी कि जो बच्चे ने सीखा है, सीखने का मूल्यांकन या आकलन, तो सीखने का आकलन कैसे करेंगे? सीखने का आकलन करने के लिए हमें उसकी जो प्रोग्रेस है या तो सर्टेन इंटरवल पे या लास्ट में हमें चेक करनी होगी, वो शेयर करना होगा, उसके साथ शेयर करना होगा कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी कि क्या सीखा उसको आंकना, उसको जांचना। जबकि दूसरी ओर असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गैप रह गई है, क्या इसे बताया जाना चाहिए ताकि लर्निंग उसकी समझ पूरी बन सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो सके। एक है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि बच्चों में सेल्फ असेसमेंट की भाव जागृत करना, सेल्फ लर्निंग का भाव जागृत करना, यानी पढ़ते समय खुद भी अपने आप को आंकते हुए आगे पढ़ सके, सीख सके। यानी तो तीन पहलू या तीन असेसमेंट के तरीके या पर्पस आप देखेंगे तो एक है आकलन करना की सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के लिए आकलन, और तीसरा सीखने के साथ आकलन। तो ये तीन चीजें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और हमें देखना चाहिए। दूसरी एक बात है कि आकलन या इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की जो बात करते हैं उसपे हम लोग कंटिन्यूअस, जो सीसीई में हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। यानी जब हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में अपने आप सभी जो असेसमेंट के दूसरे पहलू हैं वो भी इसके अनुभाग बन करके आ जाते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ पीरियोडिक समेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। क्योंकि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का ही वो भाग है कि हम हर बार आकलन कर रहे हैं, सीखने के लिए करा रहे हैं, सीखने का कर रहे हैं, या सीखने के समय हो रहा है आप। तो ये एक सामान्य सी समझ मैं जो रखना चाह रहा था आपके पास, ये स्लाइड्स भी मैं शेयर करूंगा। आप ध्यान देंगे या सोचेंगे कि लर्निंग क्या है, अगर सीखने के तरीके क्या क्या हैं, सीख कैसे रहे हैं, इस पे समझ बननी चाहिए हमारी। और असेसमेंट क्या है, तो असेसमेंट के तीन घटकों पे हमने बात की है। अब हम सीसीई को समझने का प्रयास करते हैं। सीसीई एक
व्यापक तरीका है, कंटिन्यूअस पार्ट है। और अगर आप देखें एनसीईआरटी के जो 2019 का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, आप जरूर उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में उसके वर्जन अवेलेबल हैं उनके वेबसाइट पे भी, उसके द्वारा उन्होंने सीसीई को समझाने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि सीसीई वहां पर भले ही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम जितनी बार बात किए तो असेसमेंट की बात की। थोड़ा मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि इवैल्यूएशन जो है उससे थोड़ा ज्यादा व्यापक शब्द है असेसमेंट। असेसमेंट कहीं भी फिट हो सकता है, जबकि इवैल्यूएशन थोड़ा एक कोई खास संदर्भ में ही हम यूज करते हैं तो रहता है। जो एक्ट या लीगल पर्सपेक्टिव में चूंकि सीसीई वर्ड यूज किया गया था इसलिए सीसीई बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर एस्पेक्ट आप देखेंगे इसको एक्सप्लेनेशन में तो हम असेसमेंट वर्ड का ही यूज करते हैं, क्योंकि असेसमेंट थोड़ा ज्यादा सटीकता में कहीं भी समा जाने वाला और फिट हो जाने वाला वर्ड है, और जो नीवेस्ट वर्ड भी है। जैसे अगर आप देखें इटिमोलॉजिकल ओरिजिन देखें, अगर इसका उत्पत्ति देखें अगर, तो असेसमेंट इज नीवेस्ट वर्ड। उससे पुराना इवैल्यूएशन है, उससे पुराना टेस्ट है, एग्जाम है, ये सब पुराने शब्दावली। तो ये कंटिन्यूअस असेसमेंट क्या कर रहा है, जो बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करता है। इसीलिए शुरुआत में भी मैंने कहा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब हर एक पार्ट, हर एक तरफ हम देख रहे हैं। तो क्या टीचर को क्या करता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अगर टीचर मेजर कर रहा है तो क्या सिर्फ मैथ साइंस के टेस्ट लेने से मात्र से हो जाएगा, या इन्वायरमेंटल साइंस का हमने पेपर बनाया और चेक किया बच्चे ने अच्छा किया कि हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये इसीलिए सीसीई को लाया गया था, डाला गया था, क्योंकि इसके पीछे के जो पर्सपेक्टिव्स थे वो बहुत क्लियर थे। वो क्लियर थे कि दिस इनेबल्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर सपोर्ट इज नीडेड टू रिफ्लेक्ट, रिव्यू और मॉडिफाई their teaching learning besides facilitating appropriate adaptations or provisions by different stakeholders। यानी कि ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि हम बच्चों के मैथ साइंस का करें, बल्कि इसके द्वारा टीचर रिफ्लेक्ट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को, एडेप्टेशंस को उसमें इन्वॉल्व कर सके, और जो डिफरेंट प्रोविजंस, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की भूमिका होती है वो भी हम इसमें इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर सीसीई को देखें तो सीसीई 3 वर्ड से बना हुआ भी है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये एक कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यू करना है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक पार्ट, हॉलिस्टिक की बात कर रहे हैं। इवैल्यूएशन जो मैंने बताया अभी हम लोगों ने बात की, इवैल्यूएशन एक असेसमेंट के रूप में यहाँ रख सकते हैं, या एक मूल्यांकन या आकलन की बात कर रहे हैं। अब सीसी करता क्या है, सीसी के समझने के लिए आप थोड़ा एक भी समझ सकते हैं कि अगर हावर्ड गार्डनर की थ्योरी है तो उसको जरूर आप कभी ध्यान में आए तो पढ़ें। यहाँ मैं रोक करके थोड़ा वो हावर्ड गार्डनर की थ्योरी के बारे में नहीं, लेकिन फिर भी उनके एक जो उनका जो एम था उसको बताना चाहता हूं कि ये हर जगह सिलेबस में भी आजकल सभी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कंपल्सरीली रखा जा रहा है हावर्ड गार्डनर की थ्योरी को, क्योंकि ये जो नई लर्निंग थ्योरी है उसके उस जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो मूल धारणा है उसको प्रमोट करती है। हावर्ड गार्डनर ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है कोई एक चीज नहीं है और एक रूप में नहीं होती है, बल्कि ये जो इंटेलिजेंस है मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, यानी हर व्यक्ति में अलग अलग रूप का इंटेलिजेंस होता है, अलग अलग रूप से लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कोई बॉडीली स्मार्ट हो सकता है, कोई लिंग्विस्टिक स्मार्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने 8 तरह के इंटेलिजेंस की बात की। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया माइकल जैक्सन या इस तरह के लोगों को। आप यहाँ पर सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर को ध्यान में रख के सोच सकते हैं कि वो लोग हो सकता है कि अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन म्यूजिक में अच्छे थे। तो इन एरियाज को भी समझने की जरूरत है, और तो ये जो बहुत सारे एरिया हैं इंटेलिजेंस के, तो हमें सिर्फ एकेडमिक तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। इसलिए मैं बार बार हॉलिस्टिक की बात कर रहा हूँ
यानी सीसीई सिर्फ एकेडमिक असेसमेंट का टूल नहीं है, ये हम सबसे पहले मान लें। और ये सिर्फ बच्चे को मापने का यंत्र नहीं है, ये भी हम मान लें। और ये बच्चे को मापने की बजाय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इवेल्युएशन करता है। यानी कि अगर हम पा रहे हैं कि बच्चे पिछड़ रहे हैं, तो इसके लिए पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिम्मेदार है। यानी टीचिंग भी जिम्मेदार है, लर्निंग भी जिम्मेदार है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को का आकलन सीसीई करता है, rather to assessing the child only. So CCE is a very comprehensive, and ये मूलतः बच्चे को मापने की बजाय, जांचने की बजाय, उनको अंक देने की बजाय उनके लर्निंग गैप्स को बताता है। इसीलिए ये the CCE helps in keeping track of progress of any individual or any child, including child with disability. Identifying learning gaps, ये हमें अवसर देता है so that we can identify learning gaps क्या है, कौन से learning gaps हैं, उनको हम जान सकें, उनको हम पूरा कर सकें उन learning gaps को, understand कर सकें how people learn and what they learn। हमको समझना होगा कि कैसे कोई सीखता है बच्चा और क्या सीख रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और जब हम इस तरह से बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर सर्चिंग फॉर पॉसिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ strengths available in students, and another weaknesses available in the student, or challenges available with the students. The next is give remediation where required। क्या उन्हें remediation देने की जरूरत है, कहाँ पर remedial intervention की जरूरत है, जहां पर जरूरत है वो हमें पता चलता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर बच्चों को जांचना, आंकना, या उन्हें केवल नंबर देकर के बताना कि इन्होंने, इस बच्चे ने 60% लाया, इस बच्चे ने 70% लाया, ये सीसी का पर्पस नहीं है। सीसी तो मूल रूप से ये पता लगाने के लिए है कि बच्चे के लर्निंग में गैप कहाँ रह गई, कैसे उस लर्निंग गैप को फिल किया जा सकता है, कैसे उसे सिखाया जा सकता है। तो इसीलिए जब हम सीसी की बात करते हैं तो ये लर्निंग के साथ इंटीग्रेटेड है। इसीलिए सीसी की जो प्रक्रिया है वो लर्निंग से कभी भी अलग नहीं हो सकती, या उसे अलग होकर के सोचा या समझा नहीं जा सकता है। दूसरा जो हम स्कूल बेस्ड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, वो बच्चों में स्ट्रेस को कम करता है। जहां एक और आप परेशान रहते हैं कि बच्चा कितना नंबर लाया, क्या लाया, नहीं लाया, इस पे पूरी स्कूल की प्रक्रिया पहले थी। आज के समय हम सीसी में हम नहीं सीसी को ठीक से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बहुत जगह लोगों ने फिर दोबारा कहा कि बच्चे को हम रोक नहीं रहे हैं, साल में आगे बढ़ा रहे हैं। पर्पस ये नहीं था कि उन्हें स्ट्रेस कम किया जाए, उनका एग्जामिनेशन के भाव कम आए। छोटा बच्चा एग्जामिनेशन के भाव को, एग्जामिनेशन के पर्पस को समझ पाने में मुश्किल महसूस करता है और वो उन्हें स्ट्रेस देता है। सो द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन is to reduce the stress on children। और दूसरा पर्पस है कि कंप्रिहेंसिव किया जाए। कंप्रिहेंसिव कैसे? जैसे मान लीजिए आज मैं एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहा हूँ, एक टीचर मुझे पढ़ा रहा है, आज ही हम उसके सभी डायमेंशंस पे काम करेंगे, कल भी उसके डायमेंशंस पे काम करेंगे। अगर मैं ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, अपने आप को एंगेज कर ले रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे एसेंट ऑफ सैप आ गया, मैं घर जाकर के उसके एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो इसीलिए जो सीसीई है वो बच्चों के इनोवेटिव, टीचर के इनोवेटिव इंस्ट्रक्शन को प्रमोट करता है, बच्चों के इनोवेटिव रिस्पॉन्सेस को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ टीचिंग के साथ जो इंगेजमेंट होता है, इंगेज्ड लर्निंग जिसे कहते हैं, उसे एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करता है। और ये अगर आप देखें तो अगर सीसी की बात कर रहा हूं, जहां बच्चे को आपको सीखने के लायक बनाना है, उसकी सीखने की कमियों को ढूंढना है, कहाँ गैप रहा और कहाँ वो अच्छे से सीख सकता है, यानी कि ये टीचर को स्कोप देता है कि कैसे वो इनोवेटिव हो सके। और साथ ही साथ वो ये भी पता लगा सकता है कि कहाँ पे कमी है लर्निंग में और कैसे उसका रीमेडिएशन हो सकता है, कैसे रीमेडियल टीचिंग हो सकती है। क्योंकि जो टीचर
जिस बच्चे के साथ उस परेशानी को समझ पा रहा है उसके पास उसके समाधान की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि he or she understanding well the problems, the challenges faced by the particular student. तो इस तरह से अगर देखें तो ये CCE जो है एलिमिनेशन ऑफ चांस एलिमेंट और सब्जेक्टिविटी, इसको कम से कम किया जा सकता है, एलिमिनेट कर देता है। डी इम्फेसाइज ऑन मेमोराइजेशन पे, रटंत प्रणाली की शिक्षा को से हटने की बात करता है, जो हमारा एनसीएफ भी कहता था, डिपार्चर फ्रॉम द रोट लर्निंग होगा। इनएप्रोप्रिएट असेसमेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लर्निंग, सॉरी इनकॉर्पोरेट असेसमेंट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लर्निंग। देखिए एक दो हमें लर्निंग के पहलू को हम लोग बात करते हैं, एक को समेटिव और एक को फॉर्मेटिव कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बताएं कि समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। कोई बताना चाहेंगे प्लीज? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और समेटिव असेसमेंट क्या है? कोई उदाहरण के साथ बताएं, कोई एक तो सिर्फ बता दें। थोड़ा इंटरैक्टिव होना चाहिए, वरना मैं ही सिर्फ बोलता रहूंगा तो। जी बिल्कुल, आप सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि 2 वे प्रोसेस करें, 1 वे प्रोसेस ना करें। जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी चर्चा करें, इसमें सारे लोग चर्चा करें सर के साथ में क्वेश्चंस, और 2 वे प्रोसेस करते चलें साथ साथ में। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी भी जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी, अगर आप बोल नहीं सकते तो चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में सर देख रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को मैं जानना चाह रहा हूं, कोई बता पाएगा प्लीज? समेटिव असेसमेंट को बताएं कोई। माइक ऑन करके ही बोलिए, कोई विद्यार्थी हो, विद्यार्थी बोले या फिर पार्टिसिपेंट्स हो बोले। हाँ कोई भी बोल सकता है। माइक ऑन करिए, बोलिए। कोई आवाज नहीं। हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग के साथ चलता रहता है। गुड। तो और कोई ऐड कुछ करना चाहते हैं इसमें? समेटिव असेसमेंट मतलब क्या हुआ? फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्या हो गया? एग्जांपल दे दीजिए कोई, फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जांपल दे दीजिए। आप लोग बीएड में क्लास करते होंगे, कभी आपके टीचर कहते होंगे इस पे आज कल प्रेजेंट करना है, वीकली टेस्ट नहीं, ना 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 ना, वीकली टेस्ट इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। और आपको कहा गया कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अब प्रेजेंट को भी टीचर कहीं ना कहीं इवेलुएट करते हैं उस प्रेजेंट, ऑब्जर्वेशन करके। क्या फिर से बोलिए? सोमवार। Help students to identify their strengths and weaknesses and target area that need work. ये कहीं से कॉपी करके दे दिया इसे, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा ही है, बढ़िया लिखा। हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टारगेट एरिया, ऑनगोइंग प्रोसेस इन लर्निंग प्रोसेस। गुड। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जैसे मान लीजिए आप एक क्लास को डीएड में या कहीं टीचर में आप पढ़ रहे थे, इसी प्रेजेंटेशन को सीख रहे हैं, मैं कुछ आपसे जानना चाह रहा हूं या आप कुछ बता रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ असेसमेंट कर रहे हैं या जो मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को बोलूं कि हाँ अगर यहाँ पे मैं छोटा मोटा अप्रेजल भी देना शुरू करूं, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। कोई भी असेसमेंट इस तरह का छोटे मोटे भी आपको बोला गया क्लास में कि आप ये बताओ, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। नॉलेज और बिहेवियर को चेक करते हैं। गुड। एग्जाम लेके बिल्कुल नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जाम लेके नहीं होता है, कोई छोटा छोटा तरीका हो सकता है, और वो एग्जाम लेके समेटिव असेसमेंट होता है। गुड। समेटिव असेसमेंट ईयर के लास्ट जरूरी नहीं है, लास्ट में लोगे, वो एक ड्यूरेशन के लास्ट में लोगे, आफ्टर कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कभी भी लर्निंग के साथ साथ चल रहा है, कोई फॉर्मेट में ले लिया, मान लीजिए कोई कंपोनेंट पढ़ाया जा रहा है, कहा गया कि आप उसको प्रेजेंट करेंगे, कहा गया कि आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क करके आएंगे, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ
फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट हैं। एक मिनट में सिर्फ एक मिनट के लिए मैं होल्ड। सर आप म्यूट हो गए। क्या है कि यूज ग्रेड्स और ब्रॉडर एरिया असेसमेंट का करते हैं, कंपैरिजन को बंद करते हैं। आप जब नंबर देते हो सीसी कहीं एग्जाम में, तो नंबर देने से क्या होता है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। कोई जो 97 लाया, जो 96 लाया, 97 वाला सुपीरियर मानने लगा अपने आप को, 96 वाला इंफीरियर मानने लगा। इस तरह की चीजों को कम करने के लिए हम ग्रेड का प्रोविजन कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट उससे कम कम हो जाता है, तब कोई एक ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, तो जो कुछ वेरिएशन था वो कम हो जाता है। तो सीसी के असेसमेंट हमेशा थोड़ा कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस नेचर के होते हैं। वो एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने की तरीके हैं और एग्जामिनेशन को कम से कम करने का तरीका होता है। और इसको जो आप देखेंगे तो ग्रेड पे फोकस किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हम लोग सीसी की समझ है, मैं समझ रहा हूँ कुछ लोगों को समझ है, तभी वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अच्छा लगा कि बहुत कुछ समझ रहे हैं। ये ड्रॉ कॉन्सेप्ट्स फॉर्मेटिव एग्जांपल्स, हाँ ड्रॉ कॉन्सेप्ट्स ठीक है, अच्छा है। किसी ने अपना सीआरआर नंबर डाल दिया। सतत अन्य सर्वग्राही मूल्यांकन, ओके ठीक है, मैंने देख। नेक्स्ट द स्कोप ऑफ स्कूल बेस्ड जो सीसीई और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ कहाँ हम इसे देखते हैं, कहाँ कहाँ हम इसे देख पा रहे हैं, कहाँ कहाँ इसे लागू कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्लासरूम डिस्कस एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत बाद में आया, लेकिन सब लोग अच्छा भेज रहे हैं, जो लोग भेजे अच्छा। अब हम लोग वहां रोकते हैं, आप टेक्स्ट मत डालिए, अगला जो सवाल करेंगे हम लोग तब फिर वहां पर टेक्स्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। जो अब हमारा नेक्स्ट है, अब स्कोप ऑफ स्कूल बेस्ड सीसी। स्कोप क्या है, सीसी का स्कोप मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ इस क्षेत्र क्या है इसका, कहाँ कहाँ सीसी लागू होता है, कौन कौन सा एरिया मेन है। तो अगर आप देखें कि असेसमेंट जो किया जाता है सीसी में, 2 सजेस्टेड एरिया है बहुत क्लियरली, और ये हर जगह डॉक्यूमेंटेड भी 1-2 एरियाज हैं। और हर जगह पॉलिसी में भी ये बात कहती है कि स्कॉलिस्टिक एंड पोस्ट स्कॉलिस्टिक एरिया को इवेलुएट करना है, और साथ ही साथ ये हमारे गाइडलाइंस में भी सीसी के हर जगह मेंशन है। यानी कि 2 एरिया हो रहा है सीसी के इवेल्युएशन में। फर्स्ट इज स्कॉलिस्टिक एरिया एंड अनदर इज को स्कॉलिस्टिक एरियाज। अब स्कॉलिस्टिक एरिया क्या है, को स्कॉलिस्टिक एरिया क्या है, इसे भी समझना होगा। स्कॉलिस्टिक एरिया अगर हम कहते हैं तो ये मेनली मुख्य रूप से एकेडमिक्स से जुड़ा हुआ मामला है, प्योर एकेडमिक्स से। यानी कि जो हम मैथ, सोशल साइंस, इन चीजों को हम पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको स्कॉलिस्टिक हम एरिया कहते हैं, स्कॉलिस्टिक एरिया कहते हैं। तो स्कॉलिस्टिक एरिया में 2 एरिया बन के जाते हैं, एक एकेडमिक्स और दूसरा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मतलब कैसे आप उसी पेपर से कम्युनिकेट कर सक रहे हो, कैसे आप कुछ और एक्सटेंडेड लर्निंग को सीख गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एकेडमिक्स में अगर देखिए तो एकेडमिक्स की जांच हम फॉर्मेटिव और समेटिव के तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, बीच में जान लिया, प्रेजेंट करा लिया। लेकिन जो वर्क एक्सपीरियंस है वो समेटिव से तो आएगा ही नहीं। वर्क एक्सपीरियंस को अगर हमें जांचना है या देखना है तो हम क्या देखेंगे, उसका आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं,
चलिए ठीक है, कमल किशोर ने भी भेजा है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस से हम क्या पता लगाते हैं, दो एरिया हो गया। स्कॉलस्टिक एरिया जो है वो एकेडमिक का एरिया है, सीधा ज्ञान से संबंधित बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित चीजें हैं। एकेडमिक वाले अंडरस्टैंडिंग से संबंधित चीजें हैं। और ये इस एरिया में सीसी का एक मेन एरिया है जिसे हम स्कॉलस्टिक एरिया कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इसमें भी दो भाग विद्यमान हैं। There are two areas under the scholastic area, sub area of scholastic area. Number one sub area is academics, and number two sub area is work experience. ठीक इसी तरह से एक को स्कॉलस्टिक एरिया बनता है। दूसरा जो मेन एरिया है को स्कॉलस्टिक एरिया है, उसमें लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, स्किल्स एंड क्लब्स, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, ये सभी शामिल होते हैं। यानी कि सीसी कभी नहीं कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो मैथ है उसका आकलन करेंगे, पढ़ते समय सिखाएंगे, ये भी नहीं है। आप सिर्फ इतना ही नहीं है कि सीसी कि कब करेंगे, जब पढ़ा रहे हैं तब मूल्यांकन कर लिए, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया की भी बात करता है। क्या उस बच्चे में लाइफ स्किल्स के डेवलप हुए हैं, लाइफ स्किल्स डेवलप हुए हैं, क्या प्रॉपर एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट हुआ है, वैल्यूज है उसमें, एम्पैथी है उसमें। हमारा जो एनईपी इस बार है उसके की प्रिंसिपल्स में ये सभी चीजें हैं कि बच्चों में एटीट्यूड्स और वैल्यूज है कि नहीं प्रॉपर डेवलप। तो ये सभी चीजें पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया के अंतर्गत आते हैं। बच्चे का फिजिकल एजुकेशन जो हम जिसे इग्नोर करते थे, उसका कोई एग्जाम नहीं होता था, ये सभी चीजों को जानबूझ करके सीसी के मूल्यांकन प्रक्रिया में अब शामिल किया जाता है। तो सीसी क्या हो गया, सीसी दो ब्रॉडर एरिया को कंप्लीट करके हम सीसी करते हैं। द नंबर वन एरिया इज स्कॉलस्टिक एरिया व्हिच इंक्लूड्स एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। Academics include the subjects like math, English, science, social science, Sanskrit, economics, whichever the papers are included in syllabus as a core paper. And in addition to that, we must have some. किसी ने हैंड रेज किया, क्या बात है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। सर बाद में लेंगे, बाद में लेंगे सर। ओके सर। तो ये वर्क एक्सपीरियंस की बात है। तो को स्कॉलस्टिक एरिया हो गया। अब अगर आप देखो असेसमेंट को एकेडमिक्स में जांचना है तो हमें फॉर्मेटिव करना होगा, कंटिन्यूअसली होगा, और दूसरा होगा समेटिव। जो को स्कॉलस्टिक एरिया उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी है। वर्क एक्सपीरियंस कैसे कैसे एग्जिबिट करेंगे हम, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट के रूप में होगा। बच्चों में कोऑपरेशन कितना है, कोऑपरेटिव लर्निंग से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, उनमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की भाव आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या वो सिर्फ बोल रहा है एसेंट ऑफ सेप और फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहा है, क्या वो पत्तियों को जमा करके या पत्तियों को गौर से देख पा रहा है, पत्तियों में ढूंढने का प्रयास कर पा रहा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता होगा, कहाँ स्टोमाटा होगा, कहाँ से उसके भाप निकलते होंगे, कहाँ पर प्रकाश की किरणें आके खाना बनती होंगी। अगर इस तरह की चीजें होने लगी तो ये वर्क एक्सपीरियंस का हिस्सा है, एकेडमिक्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंगेज हो गया। लर्निंग को इंगेज करने का तरीका भी वर्क एक्सपीरियंस देता है। तो ये सभी चीजें और उसको अगली प्लानिंग के लिए सिखाता है, टाइमलाइन को ठीक सिखाता है, मोटिवेट करता है और उसको मैनेज करना सिखाता है। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं। क्या वो अपने जो लर्निंग है उसको क्ले मॉडलिंग से अपने मॉडल बना पा रहा है। अगर वो किसी चीज को पढ़ा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि वो पढ़ा कि फाइन आर्ट्स को पढ़ा, किसी डांस को पढ़ा, नहीं मतलब किसी एकेडमिक एक्टिविटी को लिया। सर आप म्यूट हैं, सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। सर की आवाज म्यूट है, पंकज सर आपकी आवाज म्यूट है। हाँ, सॉरी सर। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आज गया हूं और आज मैंने पढ़ाई की है
जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, या मैंने कुछ कोई भी सोशल साइंस का पढ़ा, स्कूल के बारे में पढ़ा, कहीं कोर्ट के बारे में पढ़ा, कोर्ट पढ़ा और मैं आकर के यहाँ पर एक ड्राइंग करने लगा, सुप्रीम कोर्ट का मैंने पिक्चर देखा और ड्राइंग करने लगा। तो क्या ये सब कनेक्शन है, वर्क एक्सपीरियंस है? हमें उस एस्पेक्ट को भी जानना है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है कहाँ है, और उच्चतम न्यायालय दिमाग में भी आए, हमारे किसी आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाए, मेरे आर्टिस्टिक रिस्पॉन्स के साथ जुड़ जाए, किसी क्ले मॉडलिंग के साथ जुड़ जाए, कोई मैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट ढूंढने लग जाऊं। दिस ऑल आर कनेक्टेड, कनेक्शन है। और ये चीज को आंकना बड़ा मुश्किल होता है, इनमें नंबर देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रियल रूप में वर्क एक्सपीरियंस एक बड़ा एक्सटेंडेड और अच्छा पार्ट है एकेडमिक्स का, क्योंकि सही रूप से समझा है या नहीं समझा है, इसको कैसे जानेंगे? इसको मापने का तरीका ही है बच्चों को एंगेज करना। तो एंगेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट क्रूशियल थिंग टू एस्टैब्लिश द prominent learning within any individual. So आर्ट एजुकेशन को अगर देखेंगे, आर्ट एजुकेशन क्या करता है? एक इनोवेटिव एंड क्रिएटिव अप्रोच देता है। तो हम सिर्फ एकेडमिक्स में नंबर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर मुझे हम एज ए टीचर हमें जरूरत थी कि एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज जो है बच्चों में, एक सेंसिटाइजेशन उनका हो एस्थेटिक के प्रति, वो चीजों को अलग रूप से देखने लगे। जो मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाते हैं अच्छे अच्छे, वो पहले दिमाग में बनाते हैं, बच्चों के दिमाग में भी ऐसे चित्र उभरे, बच्चों के चीजों में भी ऐसे आए, इसकी जरूरत है। खास करके अगर मान लीजिए मैं कहूं कि जो मोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में चित्र बनेगी, वो उकेर नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो चित्र बन रही है। उस एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो और कोई रिस्पॉन्सेस के तरीके ढूंढ पाए। कम से कम, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि म्यूजिक का इंटेलिजेंस, जो हावर्ड गार्डनर ने बताया कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस कौन है, हर कोई अच्छा गाने वाला ही म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं होगा। म्यूजिक की जो समझ बेहतर रखता हो, वो ये बता दे कि कौन सा गाना में किस तरह से गाया गया है, कौन सा टोन यूज किया गया है, कौन सा राग यूज किया गया है। इट मीन्स he or she has a good aptitude of music. So music की समझ है। इसी तरह से हमें जो लोग भी हम लोग डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है, और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को बार बार रिविजिट करने की जरूरत है, और हमें उसमें इनोवेशन लाने की जरूरत है कि हमारे बच्चे में कौन सा इंटेलिजेंस हाई टोन में है, हम उसको कैसे पॉजिटिवली कहीं दूसरे और इंगेज कर सकते हैं, कैसे हम आर्ट से जोड़ सकते हैं, कैसे उसके आर्ट की एक्टिविटी को रियल लाइफ से जोड़ करके कोरिलेट किया जाए, कोई पॉजिटिव कोरिलेशन उसको दिखे अपने अच्छे, ताकि वो मोटिवेट हो सके। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होगी। तो ये मैं कहना चाह रहा था स्कॉलिस्टिक एरिया के बारे में। मैं एक पक्ष रख रहा था। स्कॉलिस्टिक एरिया का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि मैथ साइंस में 4 क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए। इससे ज्यादा जरूरत है कि आप वर्क एक्सपीरियंस को देखें, आर्ट इंटीग्रेटेड बिहेवियर्स को देखें, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल को देखें, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विथ टीचर, विथ पेरेंट्स, विथ अदर्स, प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखिए। यानी जो वर्क एक्सपीरियंस हमने अभी तक बात की, उसका अगर मूल्यांकन करना हो तो कैसे करेंगे? वहां पे हमें समेटिव इवैल्यूएशन नहीं चाहिए, हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन चाहिए। सो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव एंड continuous evaluation, it means it includes summative, formative and all type of assessment, because सब उसके पार्ट हो सकते हैं। दूसरा है को स्कॉलिस्टिक एरियाज। को स्कॉलिस्टिक एरिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्कॉलिस्टिक एरिया इंपॉर्टेंट है। स्कॉलिस्टिक एरिया मूल रूप से एकेडमिक का पार्ट है, जैसे सब्जेक्ट का जो मैंने अभी बताया, और उसके रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंसेस। लेकिन जो को स्कॉलिस्टिक एरिया है वो लाइफ स्किल्स पे है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाए उसके लिए जरूरी है। सीबीएसई ने हाल में ही आपने देखा होगा कि 11th और 12th में बहुत पहले से, कुछ दिनों से ही एक इंपॉर्टेंट कंपलसरी पेपर चलाया था लाइफ स्किल्स के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में देखा गया कि दे आर वेरी गुड इन, वेरी स्मार्ट इन एकेडमिक्स, बट दे हैव वेरी पुअर डिसीजन टेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस काइंड ऑफ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। सो problem solving, decision making,
some kind of innovation in the life, communication with others, communicating with community, engaging with community. These are few essential components which are equally important as the scholastic or academic areas. बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना लाइफ आगे नहीं चलेगी. बच्चा बहुत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसे पुअर उसमें एडजस्टमेंट हो, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा हो अपने आप को, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी पुअर हो. इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हम लाइफ स्किल्स में काम करें. लाइफ स्किल्स बहुत सारे सजेस्टेड है. सीबीएसई के वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो लाइफ स्किल पे उनकी अपनी गाइडलाइन भी बनी हुई है, अपनी एक छोटा सा बुकलेट भी उन्होंने इशू किया हुआ है, जो हर स्कूल में हम बच्चों को सिखाया जाता है, खास करके सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चों को. लेकिन हमें प्राइमरी एजुकेशन से ही सिखाना होगा. रेसिलियंस, इम्पैथी, ये सब बहुत कंपलसरी चीजें हैं जो आज हमें आना चाहिए बच्चों में. उसके बीज शुरू से ही डालने होंगे कि वो रेसिलियंट बने, हार ना जाए, दृढ़ता आए, कि किसी चीज को पाने की इच्छा हो, उसके लिए लड़े. एम्पैथी हो, सामने वाले के जो दूसरा सिटीजन है उसके प्रति उसकी भावनाएं अच्छी हों, उसमें कम्युनिकेशंस अच्छे हों, उसमें पार्टिसिपेशन अच्छे हों, उसमें क्रिएटिविटी का स्कोप हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड हो, डिसीजन मेकिंग कर सके, नेगोशिएट कर सके किसी और से अपने चीजों को करवाने के लिए, साथ ही कॉपरेट करे और कॉपरेशन can seek cooperation and can offer cooperation. Both things need to be there. And respect for diversity. ये बच्चे से सिखाने की जरूरत है, और बच्चों से, because disability is a representation of diversity. दिव्यांगता या विकलांगता है वह विविधता का ही एक रूप है. इसलिए हमें इन सब चीजों को, जो लाइफ स्किल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझ करके इसके कंपोनेंट्स को धीरे धीरे डालने की जरूरत है. स्कूल को भी अपने अपने करिकुलम में हर जगह इन सब चीजों को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता होती. तो ये कुछ लाइफ स्किल्स थे, यानी को स्कॉलास्टिक और स्कॉलास्टिक एरिया के कुछ बिंदु हैं जो हमें समझना चाहिए. मैं फिर से थोड़ा कहूंगा कि कोई अगर लगता है कि स्कॉलास्टिक और पोस्ट स्कॉलास्टिक पे कुछ बोलना या कहना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आधे मिनट 1 मिनट में रुक रहा हूँ, आप बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं. मैं वेट कर रहा हूँ, आपका देख रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. 30 सेकेंड में रुक रहा हूँ या वेट कर रहा हूँ आपका मैसेज का, या आप कुछ कोई बोलना चाहे तो. संध्या व्यास जी ने लिखा है, यस लाइफ स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपको बिल को स्कॉलास्टिक भाई आवाज बंद करिए, किसी का माइक अनम्यूट करने की जरूरत है. आवाज आ रही है. तो को स्कॉलास्टिक की जो एरिया है वो एकेडमिक के अलग हटके चीजें हैं जो एकेडमिक नहीं है. जैसे मान लीजिए डिसीजन लेना जरूरी है, ग्रुप के साथ मैकेनिक्स बहुत जरूरी है, ग्रुप डायनामिक्स बहुत जरूरी है. ये कहाँ सिखाएंगे? ग्रुप डायनामिक्स आना चाहिए बच्चों में, बच्चों को कॉपरेट करना चाहिए. तो आप क्या होता है, एनसीसी, एनएसएस, इस तरह के जो एक्टिविटी स्कूल्स वगैरह या कॉलेज में आते हैं वो इसीलिए होते हैं, सो दैट बच्चे कम्युनिकेशन कर पाए, उनमें दूसरे एस्पेक्ट डेवलप हो पाए, राष्ट्र के प्रति समर्पण, लोगों के प्रति इंपैथी. ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होगी. ये टीचर स्कूल को अपने को स्टैब्लिश करना होगा, किस तरह के कुछ आयोजन करें, किस तरह से कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करें अपने स्कूल करिकुलम में, सो दैट दे कैन इंटीग्रेट, इनकलकेट द वैल्यू रिलेटेड विथ एम्पैथी, रेसिलियंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कोऑपरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा. तो ये कुछ कुल मिलाकर के ये आज अभी की बात नहीं. हम लोग फिर अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं. डिसेबिलिटी कंसर्न्स जो हमारे सीसी के कुछ होते हैं, कैसे डिसेबिलिटी कंसर्न्स को क्या किस रूप से हम देखते हैं. देखिए, सीसी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज, अगर इसको आप समझते हैं ठीक से, क्योंकि सीसी कुछ बचता ही नहीं है. वो कहता है कि जो सीखने का लर्निंग गैप है आप उसको पूरा करेंगे. तो सीखने का लर्निंग गैप यानी कि आपको डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नीड्स को समझना होगा. व्हाट आर द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट नीड टू बी असेस्ड. What are the different strengths available in the student that need to be assessed. तो असेसमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल एजुकेटर की भूमिका सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है उस पर्टिकुलर बच्चे में, कि हम किस प्रकार से आगे प्रोसीड कर सकते हैं उसके साथ, उसके अलग अलग दूसरे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसको कैसे इंप्रूव करवा सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में हमें बात करने और समझने की जरूरत होगी। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग बनता है वो यही बनता है, स्पेसिफिक नीड का को समझना। आप अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के डेफिनेशन को भी हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में देखें, सेक्शन 2M में जो डिफाइंड है वो यही डिफाइंड है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर students with or without disability learn together. They will learn together, but necessarily the second condition is condition is given that teaching learning system to be adapted to meet the learning needs of students with disability. यानी कि हम तब तक उसे इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कर सकते हैं जब हम उसके बच्चों के लर्निंग नीड्स को हमने उनके टीचिंग लर्निंग नीड्स उनके लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंगली हमने टीचिंग लर्निंग सिस्टम को अडेप्ट नहीं कर दिया। यानी कि हम टीचिंग लर्निंग सीखने सिखाने की जो सिस्टम है उसको हमें अडेप्ट करना होगा। किसके अकॉर्डिंग? लर्निंग नीड्स जो उनके हैं, सीखने के जो आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से हमें अडेप्ट करना होगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण असेसमेंट की भी स्ट्रेटजी उभर करके आती है वो यही आती है कि जो उनके लर्निंग गैप्स थे, लर्निंग नीड्स थे, क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट्स विद विजुअल डिसेबिलिटी है, अगर है तो क्या हम उसे ब्रेल में, लार्ज प्रिंट में, रिकॉर्डेड ऑडियो, या फिर जो हियरिंग डिसेबिलिटी के साथ बच्चा है, स्पीच डिसेबिलिटी के साथ बच्चा है, क्या उसके हम स्पीच को किसी प्रकार से हम उसे अगुमेंट कर पा रहे हैं, हम उसे सपोर्ट दे पा रहे हैं, क्या हम बच्चों का सपोर्ट उनसे दे पा रहे हैं दूसरे पीयर ग्रुप के बीच। बहुत बार पीयर सेंसिटाइजेशन, पीयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग को बहुत प्रमोट करती है सीसी। तो क्या हम वास्तविक रूप में पीयर ट्यूटरिंग को अपने क्लासरूम में ला रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को ला रहे हैं। ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ये कि छोटा सा ग्रुप है, पूरा ग्रुप एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा, अराइव करेगा, आपस में डिस्कशन करके पूरे एक तो क्या होगा कि सभी लोग सीखेंगे, सभी लोग जानेंगे, और उसमें एक पीयर ट्यूटरिंग एक बड़ा मुद्दा बनता है। क्या हम जो जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, जो पर्सन्स विद वीआई होगा, स्टूडेंट्स विद वीआई होगा, वो नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स विद वीआई के लिए स्ट्रेटजी क्या हो सकता है कि वी कैन आस्क फॉर ए वर्बल प्रेजेंटेशन। क्या हम जरूरी है कि हर बार लिखित रूप से असाइनमेंट हो? क्या आप ये कह नहीं सकते किसी को हम जाने कि उसमें अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज सो हाई सो दैट द इंडिविजुअल कैन राइट पोएम, कैन राइट स्क्रिप्ट राइटिंग, कैन राइट ए ड्रामा, कैन परफॉर्म ए ड्रामा, कैन परफॉर्म एनी अदर इनोवेटिव वे कि उसको समझ पाए। जैसे मान लीजिए अगर मुझे समझना है सॉइल इरोजन को, मुझे समझना है जियोग्राफी में माउंटेन्स, रिवर्स और उसको उस सारे कॉन्सेप्ट्स को, भूकंप के कॉन्सेप्ट को, क्या उसके और अलग तरीके नहीं हो सकते हैं? क्या उनसे केवल नोट्स बुला करके मंगाना और चेक करना ही होगा? तो ये बहुत जरूरी है कि असेसमेंट स्ट्रेटजीज में हम खास करके जो स्पेशल नीड वाला ग्रुप वाला बच्चा है उनके लिए बड़ा हम ओपन अप हों और हम उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दें। असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट वर्क में, हर तरह के में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत है, और सीसी यही कहता है। और इसीलिए सीसी लर्निंग को प्रमोट करता है रादर कि वो टीचिंग की बात करे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सीसी जो आप देखते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक प्रैक्टिस है और हर जगह किया जा रहा है। अलग बात है कि ये हर जगह लागू है, और आप देखेंगे कि जो सारे इंक्लूसिव स्कूल जो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, खास करके एलिमेंट्री स्टेज में। तो हमें सीसी को जब सोचते हैं तो हमें सबको सोचना होगा। सबको सोचते हैं तो हम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी को सोचना तो सबसे कंपलसरी है, क्योंकि वो ही अंत्योदय के तरफ ले जाते हैं। अगर उनके आकलन मूल्यांकन को हम कर पा रहे हैं तो हम सबके आकलन मूल्यांकन को कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम
उन सारे पक्षों को देखें, समझें और जानें। इसलिए तो हमें सबको सोचने और समझने की जरूरत होगी। तो ये महत्वपूर्ण है। इस तरह से अगर देखें तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपको याद दिलाऊं कि जो एनईपी है उसके शुरुआत में ही लिखा हुआ है कुछ चीजें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हो एजुकेशन का, शिक्षा के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि सीसी कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीसी हमेशा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को की बात करता है, वो कभी भी बात नहीं करता कि सिर्फ एकेडमिक्स को चेक करो। लोगों ने सीसी का मतलब गलत रूप से प्रेजेंट कर दिया या उसको समझ नहीं पाए स्कूल में, जहां पर हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, प्रोग्रेशन उनका फिक्स कर दिया तो वो उसको ठीक से समझ नहीं पाए, या फिर जो टॉप लेवल पे लोग थे वो समझा नहीं पाए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल एजुकेशन का है, वो कहता है कि रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। अगर हम सभी बच्चे के यूनिक कैपेबिलिटी को हम फोस्टर करें। यूनिक कैपेबिलिटी क्या? यूनिक कैपेबिलिटी मींस a teacher need to understand the multiple intelligence well, so that he or she can identify what are the most prominent or major prominent capabilities within the student. फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी ताकि जो लर्नर है उसको प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है उससे फ्लेक्सिबिलिटी आए। जो मैं रिजिडिटी को खत्म करने की बात करता कि असेसमेंट दिया कि कल सभी लोग आएंगे उसको लिख के लाएंगे। सभी लोग लिख के क्यों लाएंगे? कुछ और भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस बन करके आते हैं। दूसरा कि एम्पैथी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स को सिखाने की बात की जा रही है। जहां आप रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्या रेस्पेक्ट फॉर अदर्स के लिए सीसी से जुड़ा हुआ इनकलकेट कर रहे हैं वैल्यू? हम क्या कुछ सवाल ऐसे रख रहे हैं, कुछ एग्जाम ऐसे ले रहे हैं, कुछ कार्यक्रम ऐसे आयोजित कर रहे हैं स्कूल में जहां पर एम्पैथी डेवलप हो? इन सब चीजों में स्ट्राइक करने की जरूरत है। हम लोग को भी स्ट्राइक करने की जरूरत है जहां जो भी हम सिस्टम में है, ताकि दूसरों के बारे में सोचने की प्रवृत्ति को ज्यादा डेवलप कर पाए, एम्पैथी को रियल रूप में हम कर पाए। और देखिएगा एनईपी कहता है द फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन द समेटिव असेसमेंट। ये कहा जा रहा है एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। हमें एक्सटेंसिव यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग यूज करना है और ताकि एक्सेस हो सके दिव्यांग बच्चों तक। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन एज कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजन। तो यानी कि आप देखें तो आप असेसमेंट की सिर्फ हम यहाँ पर देख लें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को प्रोमिनेंट वे में अधिक रूप से यूज करने का बल देने का जरूरत दिया गया है। क्योंकि आप सीसीई में अभी देख रहे हैं कि आधे स्कॉलस्टिक एरिया के भी जो कंपोनेंट हैं वो, और जो दूसरे पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया के कंपोनेंट हैं, उन दोनों को आप फॉर्मेटिव असेसमेंट द्वारा ही मेजर कर सकते हैं। उनमें समेटिव बहुत मीनिंगफुल नहीं रह जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग इन सब घटकों को समझें। फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग को बहुत फोकस्ड करें। सीखने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए, सीखने का मूल्यांकन कम से कम होना चाहिए। मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग रिफ्लेक्ट करें जो आज हम लोगों ने बात की और कुछ जो हमने उद्देश्य लेकर चले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब कुछ बातों पे हम चर्चा कर पाए हैं और आपको कुछ मैं सहायता कर पाया होऊंगा। जो पहला हमारा कंसर्न ऑब्जेक्टिव हम लेकर के चले थे कि हम लर्निंग और असेसमेंट के बीच एक कनेक्शन है उसको समझ पाए, आपस में चर्चा कर पाए। दूसरा सीसी क्या है इसको हम समझ पाए, कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाए। जो स्कूल बेस्ड सीसी है, जो स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक एरियाज ऑफ सीसी है, उनको उन पे हम बात कर पाए। और साथ ही साथ हम जो लर्निंग असेसमेंट स्टूडेंट्स में डिसेबिलिटी के कुछ कंसर्न्स हैं उन पे हम बात कर सकें सीसी के संदर्भ में। मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से तो मैं जो एक समय दिया गया था 1 घंटे का, उसमें हम लोगों ने कर लिया है। आपके तरफ से जो कुछ सुझाव या फिर जो कुछ प्रश्न हो या कुछ इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सभी के तरफ से स्वागत है उसका, जो कुछ कहना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ।
प्रेजेंटेशन हो रहा था नहीं हो रहा था? ओके आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज रखें, प्रश्न हो या कुछ फीडबैक हो, शेयर करना चाहते हो कुछ? आपके प्रश्न है तो रखिए सभी लोग। इसको बंद कर दो। वैसे आपने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है स्कॉलस्टिक को लाइफ स्किल्स को कि प्रश्न तो होंगे, जरूर होंगे। गुड मॉर्निंग सर, सीखने के रूप में आकलन कहाँ तक सही है? सीखने के रूप में आकलन बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे एडवांस्ड और अच्छा तरीका है कि सीखने के रूप में आकलन कर सकें, यानी बच्चा खुद आकलन कर सके। क्या आवाज आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। सीखने के समय आकलन वो एक सबसे अच्छा रूप है। लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा इसमें सेल्फ असेसमेंट सीखता है। सबसे अच्छा एडवांस स्टेज यही है सीखने का तरीका कि खुद बच्चा अपना असेसमेंट कर सके, और अगर अच्छे तरीके से वो खुद अपना असेसमेंट कर पा रहा है तो अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है। वो बेटर है सीखने का आकलन से। सीखने का आकलन से देखिए, कोई बेटर की बात नहीं है, जरूरत क्या है इसके लिए देखना होगा। मान लीजिए कोई ऐसा प्रसंग हो सकता है जहां पर हमें सीखने का, क्या सीखा उसने, सीखने का आकलन करना पड़े। कहीं ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जहां पर सीखने के लिए आकलन करना पड़े, और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि सीखने के साथ आकलन की प्रक्रिया चले। तीनों आकलन के एक घटक है और इन्हें हमें समझना होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग रूप से हैं। तो हम तीनों को मिक्स करें नहीं है, किसी को बेहतर कह दें तो वो सही नहीं है, क्योंकि किसी किसी संदर्भ बदल जाएगा तो बातें बदल जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर हमें एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं कहीं पर, तो वहां क्या हो रहा है वो अलग बात हो गई, दूसरी जगह अलग बात हो जाती है। तो इसलिए हम किसी को बेहतर कहना नहीं चाहेंगे यहाँ पर। हाँ, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए हमें सभी लोगों को। असेसमेंट फॉर लर्निंग इस कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि हम सीखने को फोकस कर रहे हैं और हम सीखने का के प्रयास में लगन लगा रहे हैं कि व्हाट आर द लैग कहाँ पे कर रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सीखने में, उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी का और भी कोई प्रश्न प्रसंग या कुछ आप ऐड भी करना चाहते हैं? किसी के हो सकता है कि दिमाग में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो, सो आप भी ऐड कर सकते हैं उसको। आप अपने अनुभव रख सकते हैं। सर, इंक्लूसिव क्लासरूम में समेटिव असेसमेंट कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? समेटिव असेसमेंट तो हो ही सकता है ना, सीखने का आकलन कर। देखिए कैसे करेंगे इसके उत्तर तो आप कई तरह से ढूंढ सकते हैं। समेटिव असेसमेंट तो हो ही सकता है ना। समेटिव असेसमेंट का सिर्फ मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को सिखा गए हैं और उसको आप जानना चाहते हैं कि वो सीखा कि नहीं सीखा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को बताता है समेटिव लर्निंग। तो समेटिव असेसमेंट तो हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। when you are performing assessment after the learning process, तो this kind of assessment is summative assessment। जब आप सीखने की प्रक्रिया के बाद आकलन करते हैं तो वो समेटिव होगा। कुछ अलग अलग लेने होंगे या सेम? नहीं, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। आप मार्क्स देना चाहते हैं, एक ही से सबको आकलन करना चाह रहे हैं। यहाँ तो बात यही हो रही है ना कि हाँ, बहुत बार सीसी तो इसको चैलेंज करता है कि नंबर की जरूरत क्यों, नंबर की जरूरत क्यों। आप कभी गौर से सोचिए कि नंबर क्यों चाहिए। लेकिन खैर अभी तो आप एक सिस्टम में अगर हम हैं तो हमें नंबर कुछ देने हैं, अगर कहा गया है टेस्ट लेना है तो लेना है। लेकिन आप चाहें तो अलग अलग भी टेस्ट ले सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट लेना है। सीबीएसई भी जब एग्जाम लेती है तो उसके भी क्वेश्चन अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है उसके आधार पर वो बराबर मार्क्स देती है। हाँ, लेकिन उसको आपको किसी ना किसी तरह से उन दोनों को
आपको रेशनलाइज करने की जरूरत है। क्या दोनों जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो सेट अलग अलग बना रहे हैं, वो रेशनल है या नहीं। अलग अलग प्रश्न होते हैं, कई जगह पे ऐसे होते हैं, कितने यूनिवर्सिटी कराते हैं, 3-3 सेट बनाती हैं, किसी एक सेट से एग्जाम लेती है, बाकी 2 सेट को रखती हैं। तो क्या वो बराबर है? बाद में दूसरा एग्जाम लेती है, सप्लीमेंट्री एग्जाम लेती है, क्या उसके नंबर अलग होते हैं, दूसरे के नंबर अलग होते हैं? क्वेश्चन बाद में सही आया, हल्का आया, कठिन आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एग्जाम के अलग अलग प्रश्न सैद्धांतिक रूप से हो सकते हैं। लर्निंग डिसेबल वाले बच्चों का स्पेशल असेसमेंट है ये। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग असेसमेंट है। मतलब असेसमेंट तो आपको सीखना होगा ना। लर्निंग असेसमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी इन जनरल बड़ा बोलना कठिन है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी को हम लोग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के रूप में देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी विल बी स्पेसिफिक, होगा डिसलेक्सिया, होगा डिस्कैल्कुलिया, होगा या दो होगा, या डिस्प्रैक्सिया होगा, कुछ तो होगा। सो ये आपको एसेस करना होगा। हमारा यहाँ पर आज बात है कि पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर लीजिए कि आवर पर्सपेक्टिव इज टू गेट द असेसमेंट ऑफ लर्निंग, गेट रिजल्ट फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, गेटिंग रिजल्ट फॉर असेसमेंट एज लर्निंग। सो ये बहुत जरूरी है। हम आकलन की प्रक्रिया को टास्क में भी एसेस कर सकते हैं, सो बेहतर है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। मैं मान लीजिए कि आपने किसी को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, दो बच्चे को, दोनों को अलग अलग साइकिल सीखना चलाना इंडिपेंडेंटली, दोनों का टारगेट आपका यही है कि दोनों का आप इंडिपेंडेंटली साइकिल चलाना सिखाएंगे। लेकिन साइकिल चलाने के लिए दोनों का अलग अलग नीड हो सकता है। किसी को पैडल में ज्यादा सहायता की जरूरत है, किसी को हाथ हैंडल में ज्यादा जरूरत है, और हैंडल और पैडल का कोई नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे। व्हाट आर द गैप, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आर चैलेंजेस, वो आइडेंटिफाई करना है। एंड यू नीड टू सपोर्ट देम, उसको सपोर्ट देंगे ताकि वो सीख जाए और वो ठीक से साइकिल चला पाए। ये एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल रखिए, इसको अपने एकेडमिक या नॉन एकेडमिक या जो कोस्ट एरियाज हैं वहां पर भी लागू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी का, जो लोग सवाल पूछे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और है इसमें चैट बॉक्स में। प्लीज बताइए। अगर बच्चा खुद अपना असेसमेंट करे तो अच्छा होता है या टीचर करे तो? देखिए, बच्चा अपना असेसमेंट करता है, ये बहुत अच्छी स्टेटस स्टेज है। आखिर फाइनली क्या करेगा? आप असेसमेंट कर करके क्या कर देंगे? आज आप जो लोग जहां जहां हैं वो अपना असेसमेंट करें तो आप ज्यादा अच्छा है ना, कि आप अच्छे हैं कि नहीं है। ये सबसे ज्यादा काबिलियत वाला स्टेज होगा ना। आप जो कहते हैं लर्निंग, लर्निंग जो 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, तो लास्ट का लर्निंग क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही लर्निंग है। लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी। तो आप सब खुद अपना मूल्यांकन कर पाए, इसके लिए तो बच्चे से तैयारी करानी चाहिए। बच्चा खुद, ऐसा ना कि उसको धक्का देके पढ़ाना पड़े, कि जब टेस्ट के डर से पढ़ रहा है। यही तो हमारा पर्पस है ना, कि टेस्ट के डर से ना पढ़े, बच्चा खुद पढ़े। यानी कब खुद पढ़ेगा? जब ही और सी विल बी एबल टू एसेस हरसेल्फ हिमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। और यही पर्पस है। इसलिए लर्निंग एज असेसमेंट इज वन काइंड ऑफ दिस थिंग, कि अपने आप सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सके, वो खुद चिंतन कर सके कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ने में आनंद आ रहा है, मेरा पढ़ने से लगाव हो रहा है, ये सभी चीजें। तो ये ज्यादा अच्छा है हर हाल में। मतलब आराम से कह सकते हैं कि जरूरी। किसी किसी खास संदर्भ में बातें बदल सकती हैं, अपवाद को अगर छोड़ देंगे तो। किसी को ओरल पूछना है तो माइक ऑन करके पूछे। अभी तक तो क्वेश्चन चैट बॉक्स में थे। किसी को माइक ऑन करके पूछना है, कोई बात अपनी रखनी है, या आपने कोई असेसमेंट अच्छी तरह से किया हुआ है, बच्चे में बहुत बढ़िया हुआ है, आप अपना कोई केस स्टडी अपना शेयर करना चाहते हैं तो करिए, हम लोग को और अच्छा लगेगा। अलग विजुअल डिसेबिलिटी में अगर किसी ने किया हुआ है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में किसी ने किया हुआ है, या फिर किसी और बच्चे के साथ में कोई अगर असेसमेंट करा हुआ, सीसीई का पैटर्न यूज किया हुआ है, या सीसीई के पैटर्न का जैसा कोई अगर आपके इलाके में कोई और पैटर्न चलता हो तो उसकी बात करिए। जैसे गुजरात में सीसीई को लेकर के कौन सा पैटर्न चलता है असेसमेंट करने के लिए, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को, महाराष्ट्र में कैसा चलता है, उसकी शेयर करिए। अपनी बातें शेयर करेंगे, यहाँ शेयर का ही प्लेटफॉर्म है, और खाली आपका रिसोर्स पर्सन है वही बोलते जाए, वो नहीं। हाँ सर, माइक को ऑन करिएगा जी। हाँ, कोई कहना चाहता है तो कहे अपना माइक ऑन करके।
बोलना वैसे बीच बीच में बोलना ठीक नहीं है, बट जब बोलने की बात आती है वहां बोलना बहुत जरूरी होता है। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। अच्छा वनराज जी, जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए, कौन सा नॉलेज सर ने शेयर किया जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया तो है, आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया है कि वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। और अपना माइक ऑन करके बताइए सर ने कौन सा नॉलेज दिया आपको। हाँ जी सर। जी जी जी, क्लियर करिए अपने यहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। नमस्कार पंकज सर को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार साहब। जी शेयर करिए, कुछ अपने यहाँ कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, शेयर करिए। हाँ जी 1 मिनट सर। हेलो। जी जी आ रही है आवाज, आप बोलिए। तब तक कोई और बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो वो कहे, मैं ये जैसे ही ऑन करेंगे। हाँ वो પછી तुम्हें प्रश्न करो અને वो करते हैं। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। जो स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है इन बच्चों का। हेलो। हाँ जी बोलिए, बोलते रहिए आप, हाँ हम जी, सुन रहे वो स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है उसमें कैसे कैसे मतलब कोई सुधारवादी कोई अभिगम हो तो वो अपनाने की जो बात करी वो बहुत अच्छी थी। हेलो। स्कूल हैं। बेस्ड जी जी हाँ असेसमेंट के बारे में। जी जी, स्कूल बेसिस। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। और जो उनका जो इवेल्युएशन वो कॉम्प्रिहेंसिव जो है। हाँ हेलो। हाँ। हाँ 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 बिल्कुल, हम सुन रहे हैं, आप जो बोलते कॉम्प्रिहेंसिव के साथ वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। उसमें जो है स्टेप वाइज कैसे आप इवेल्युएशन कर सकते हो वो उस बारे में बहुत अच्छी माहिती मिली हमको। हाँ जी। राइट। बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत बहुत। ओके थैंक यू सर। ओके। चलिए तो और किसी को कोई प्रश्न है, और अदरवाइज फिर हम चले आगे। हाँ सर सीसी को लागू आवाज थोड़ा और बढ़ा लीजिए, आवाज कम आ रही है। हाउ कैन होमवर्क, एक सवाल है, हाउ कैन होमवर्क बी यूज फॉर्मेटिवली। बताया आपको, फॉर्मेटिवली एग्जाम्पल तो है ही। होमवर्क तो एक टास्क है ना कि कोई काम को करा रहे हैं। होमवर्क को फॉर्मेटिव है कि फॉर्मेट आप चेक करेंगे होमवर्क को। होमवर्क में आप जो प्रोजेक्ट देते हैं घर में करके लाने के लिए, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है वो। कोई प्रोजेक्ट दिया, कुछ टीएलएम बनाने को दिया, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। कुणाल साहब का एक सवाल था तो उसी को मैंने रिस्पॉन्ड किया है कि आप जो भी टेस्ट करते हैं, कुछ टीएलएम मान लीजिए आपने डीएड के बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं कि आप टीएलएम कल बना के लाओगे, तो क्या होता है, फॉर्मेटिव एग्जाम्पल का ही होता है। एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए पूछिए। सर सीसी को लागू किया 13 साल हो गए सर। जिस प्रकार से सीसी को डिजाइन किया गया था कि कैसे बच्चों को इनपुट मिलेगा, लेकिन इंक्लूसिव स्कूल में बच्चों को जो हमने सीसी को डिजाइन किया था उसके अनुरूप आउटकम नहीं मिल पा रहे। इसके लिए गवर्नमेंट को और एनजीओ को क्या सुधार करना चाहिए सीसी में, इंक्लूसिव स्कूल में बच्चों को पूरा आउटकम मिल सके। आवाज मुझे नहीं आई, कुछ बोल रहे हैं, बताएं क्या बोला उन्होंने। आपके यहाँ से आवाज बहुत कम आ रही कमल जी। सर सीसी को लागू किया 13 साल हो गए, तो सीसी को जिस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि बच्चों को क्या इनपुट मिलेगा क्या आउटपुट मिलेगा, उसके अनुरूप आज इंक्लूसिव स्कूल में बच्चों को जो आउटकम्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या सुधार करना चाहिए सीसी में, ताकि इंक्लूसिव स्कूल में बच्चों को पूरा आउटकम्स मिल सके। देखिए वो इसके लिए तो गवर्नमेंट को नहीं, टीचर को कुछ करना चाहिए। सीसी तो टीचर करेंगे ना। टीचर अगर रिस्पॉन्सिबल होते, खुद करते, तो ये कहीं कहीं जो कमी आई है वो नहीं आती। सीसी के आपको हजारों ऐसे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे जहां बहुत ही शानदार काम किया है लोगों ने, बच्चों के लर्निंग को प्रमोट की है। उनके इसी के आधार पे स्कूल डेवलपमेंट प्लान तक को इंटीग्रेट कर दिया गया, उसमें एसडीपी को कनेक्ट कर दिया गया है। जो एक बच्चे का विद्यार्थी प्रगति पत्रक कहीं कहीं बनता है, उन सबको डेवलप किया गया है, उससे एसोसिएट किया गया है। सीसी के तहत ही आप बच्चों की फाइल बना पा रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस बहुत सारी अच्छाइयां भी हुई। क्या उससे पहले कभी बच्चों का कोई फाइल वाइल बनता था? कभी नहीं बनता था। तो आप बच्चों के असेसमेंट को लेकर के विद्यार्थी प्रगति पत्रक बना रहे हैं, बच्चों का इंडिविजुअल जो एक सीसी का अलग अलग जगह स्टेट में अलग अलग नाम है, जो नाम भी हो आप यूज कर रहे हैं। आप इन सब चीजों को सीसी को लेकर के आपको अगर कोई दुविधा है तो एसएमसी की हेल्प ले सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को इन्वॉल्व किया जा सकता है।
तो इन सब चीजों को ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। देखिए प्रोविजंस बहुत सारे गवर्नमेंट के हैं, उनको लागू करने के लिए सरकार कोई आएगी नहीं। सरकार हम सभी लोग सरकार है, सभी लोग जो लोग हैं देश का वो सरकार है, तो सभी लोग को उतरना होगा। और टीचर अगर जहाँ स्कूल में लगे हुए हैं उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी बोलते हैं सरकार ने क्या किया, तो कैसे होगा? वो भी तो सरकार के एक सरकार कोई अलग कोई एक चीज तो नहीं है कि हर जगह उतर के आएगी और काम करेगी। सरकार ही कर रही है, ये जो सीसी के एक्ट बने हैं वो सरकार ही कर रही है। हम आप जो कर रहे हैं वो सरकार का ही हिस्सा है काम का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे स्कूल की टीचर कविताबेन शाह, उनकी कुछ प्रश्न है और प्रश्न को लेते हुए वो आपका वोट ऑफ थैंक्स की भी करेंगी फॉर्मल तरीके से। आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से सबके प्रश्न और इंटरैक्टिव वे में लिया कि जो लोग नहीं बोल रहे थे उनको भी बोलने के लिए आपने बिल्कुल ये कर दिया कि सारे लोग चलो बोलो ही। तो अच्छा सेशन रहा सर आपका, बहुत बढ़िया। सर गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है कि गुजरात गवर्नमेंट का एक रूल है कि नॉर्मल स्कूल में से जो बच्चे पढ़ते हैं, फिर उसका जो एजुकेशन है वो बहुत लैक होता है और पीछे रह जाता है। फिर बाद में वो हमारे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए कि अभी तो डेफ बच्चों के लिए यही स्कूल बेटर है। तो उस जो एलसी लेके आते हैं तो हम वही क्लास में उसको रखने का एक रूल है, लेकिन उसका जो नॉलेज है वो नर्सरी जैसा भी नहीं होता है, उसका उसको नाम भी नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं? आपने जो सीसी के बारे में बहुत डीपली समझाया, तो फिर हम अभी क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमारा जो थर्ड स्टैंडर्ड है उसमें इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, करीब 10-12। मैम इसमें रिमेडियल टीचिंग यही तो है। सीसी कहीं ना कहीं अगर आप करते हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग सीसी, तो आपको चैलेंजेस पता चलेंगे। जो भी चैलेंजेस और गैप पता चल रहा है तो ब्रिज कोर्सेज के प्रोविजन है, आप उसे एक अलग से आपको रिमेडिएशन के लिए तो काम करना पड़ेगा, रिमेडिएशन के लिए अलग से मेहनत भी करनी पड़ेगी। और एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन तो होना ही चाहिए। एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन की बात आरटी कह रहा है, और तो इस चीज के लिए जरूरी है कि उस लर्निंग गैप्स को हम अचीव कर पाए। इसके लिए आपको थोड़ा वहां मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और एटलीस्ट देखिए हर बच्चा बराबर नहीं हो सकता, अब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मानते हैं, तो इसीलिए आप कम से कम जो लर्निंग आउटकम्स जो एनसीईआरटी ने कुछ बनाए हैं, उन मिनिमम लर्निंग आउटकम्स को किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं, उस तरफ ध्यान हम लोग रख सकते हैं कि हम उसे कैसे अचीव करें और उस गोल को पूरा करें। लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है कोई एक टास्क को, इसके आधार पर उस बच्चे को उसी क्लास में रख देना, ये भी जस्टिफाइड नहीं है और कहीं ना कहीं उसके अधिकार का हनन ही है। वो कुछ दूसरा कुछ पढ़ना चाहता हो तो मैंने अभी कहा कि जब हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी काबिलियत हमने ऐसे मार दी, उनको पास नहीं कराया। अगर हम सचिन तेंदुलकर साहब बहुत अच्छे नहीं थे एकेडमिक्स में, लेकिन वो अच्छे थे क्रिकेट खेलने में, तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट नहीं मानेंगे? अगर आप उसे नए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के तहत मांगेंगे तो ही इज वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज सो हाई। तो हमें देखना होगा, कोई जरूरी नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस एक्सपेक्टेशन का लेवल क्या है आपका या हमारा, तो थोड़ा उसको देखना जरूरी है। और स्कॉलस्टिक के साथ साथ पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया पे फोकस कीजिए। लाइफ स्किल्स उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं भी मान लीजिए पढ़ने में एकेडमिक्स उनका पुअर है, तो क्या लाइफ स्किल्स उनके पास होना चाहिए। लाइफ स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को जी पाए, कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर पाए, एम्पैथी या सोशल एक उनमें कम्युनिकेशन का कोई गैप ना रहे। इन सब चीजों को इंश्योर कर सकते हैं मैम हम लोग। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर ने आज बहुत ही लर्निंग और असेसमेंट दोनों किया है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा डीपली हमने सर ने समझाया और बहुत ही मजा आया सर, क्योंकि लर्निंग है, लर्निंग हम बच्चे में लर्निंग में कहाँ कहाँ पर कमी है और कौन सा गैप है, वो हमको उसको ढूंढ के फिर हमको उसको शिक्षा देनी चाहिए। ये जो आपका जो सब्जेक्ट है वो तो बहुत ही डीपली है, फिर भी सर ने बहुत से पॉइंट लेके हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया।
सर, मैं आपका केल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सर। हम आपको दूसरी बार भी बुलाएंगे जब भी हम सीआरई रखेंगे तभी, और आपका ज्ञान का जो प्रदान है वो हम सभी टीचर्स को मिला सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। पंकज सर, आपने अपना प्रीसियस टाइम निकाला और हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारी आपकी वार्ता तो कई बार हो चुकी है और ऐसे ही हम कंटिन्यूअस आपके साथ में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकल तरीके से आदान प्रदान करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अब हमारे अगले स्पीकर भूषण पुनारी सर जुड़ चुके हुए हैं। सर प्रणाम सर। सर आवाज हमारी पहुंच रही है आप